मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम किसी आवेशित चालक की सतह पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करेंगे और यह पता लगाएंगे कि आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल क्यों लगता है। ठीक है, तो हम लोग एक आवेशित चालक लेते हैं। मैंने कोई भी आकृति का एक आवेशित चालक लिया है और इस पर कैसा आवेश दिया है, हमने धनावेश दिया है। ठीक है, अब मुझे यदि इस आवेशित चालक की सतह पर बल देखना है तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक अल्पांश ले लिया, ए बी अल्पांश ले लिया। सपोज किसी भी पॉइंट पर सतह पर कोई भी बिंदु लिया और वहां पर मैंने एक अल्पांश ले लिया। ओके, अल्पांश पर कैसा आवेश है, क्योंकि पूरी सतह ही धनावेशित है और अल्पांश भी सतह पर लिया है, तो अल्पांश का कैसा आवेश होगा, अल्पांश है ए बी और इस पर आवेश कैसा होगा, धनावेश। अच्छा, शेष जो बचे हुए भाग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए सी बी से। शेष भाग कौन सा है, ए सी बी, ये वाला जो भाग है, सही है। अब देखो ए सी बी भी कैसा आवेशित है, धनावेशित है, क्योंकि यह भी चालक की सतह का ही हिस्सा है। आपको पता है कि धनावेश के बीच कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो शेष बचा हुआ भाग, इस चालक की सतह का शेष बचा हुआ भाग इस अल्पांश को प्रतिकर्षित करेगा, तो अल्पांश इस शेष बचे हुए भाग से दूर होने की कोशिश करेगा। उसी के कारण इस अल्पांश पर सतह के लंबवत बाहर की ओर एक बल लगेगा, बाहर की ओर एक बल लगेगा। ये तो इस अल्पांश की बात है। यदि हम इस चालक की सतह पर कहीं और अल्पांश ले तो बिल्कुल सही है, वहां पर भी धनावेश है और शेष बचा हुआ भाग भी धनावेश है, तो वहां पर भी लंबवत एक बल लगेगा सतह के बाहर की ओर। यदि मैं यहां पर अल्पांश लेता हूं तो इधर भी लंबवत बाहर की ओर बल लगेगा। मतलब कि किसी आवेशित चालक की सतह पर हर एक बिंदु पर चालक की सतह के लंबवत एक बल लगता है, ये लंबवत एक बल लगता है और इसी बल F का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो मैं समझता हूं कि आपको यहां तक की बातें समझ में आई होंगी कि किसी आवेशित चालक की सतह पर बल क्यों लगता है और किस तरफ लगता है। ठीक है, तो क्यों लगता है इसका आंसर हमने क्या बताया कि चालक की सतह पर यदि किसी भी बिंदु पर हम कोई अल्पांश कंसीडर करें तो उस अल्पांश पर शेष बचा हुआ भाग समान आवेश होने के कारण दूर की ओर धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए किसी भी बिंदु पर बाहर की ओर लंबवत बल लगेगा। ठीक है, ओके, और ये जो बल है वही बल हमें ज्ञात करना है। तो चलो अब इसका डेरिवेशन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, अब हम ये देखने वाले हैं कि किसी भी अल्पांश पर या चालक की सतह पर कुल बल कितना लगेगा। तो पहले हम एक अल्पांश ए बी पर बल निकालेंगे और उसका फिर क्या कर देंगे, समाकलन, तो हमें कुल बल प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हमने कुछ एजम्पशंस की हैं, कुछ परिकल्पनाएं ली हैं। जैसे मान लेता हूं कि अल्पांश ए बी के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 सदिश, और शेष बचे हुए भाग ए सी बी के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 सदिश है। ठीक है, हमने ये भी माना हुआ है कि अल्पांश का आवेश कितना है, DQ, और ये DQ आवेश इस अल्पांश के DS क्षेत्रफल पर है, ये भी हमने माना है। ओके, चूंकि चालक की सतह पर आवेश है तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होगा आवेश बटा क्षेत्रफल, तो DQ बटा DS। तो यहाँ से DQ बराबर क्या आ जाएगा, DQ बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू DS। तो हमने अल्पांश का आवेश कितना प्राप्त कर लिया, DQ बराबर सिग्मा इंटू DS। ओके, हमें पता है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर होता है विद्युत बल बटा परीक्षण आवेश। तो विद्युत बल का मान कैसे निकालते हैं, आवेश गुणा उपस्थित विद्युत क्षेत्र, आवेश गुणा उपस्थित विद्युत क्षेत्र। अब आप सोचें कि इस अल्पांश पर बल कौन लगा रहा है, ये शेष बचा हुआ भाग ACB, मतलब ACB यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा और उस विद्युत क्षेत्र में इस अल्पांश पर बल लग रहा है। सही, तो मतलब यहाँ पर ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E2। ओके, और अल्पांश का आवेश कितना है, DQ। तो शेष बचे हुए भाग के विद्युत क्षेत्र E2 में इस अल्पांश पर बल लगेगा। तो मैं लिखने वाला हूं अल्पांश पर E2 विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र में लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल। ठीक है, अब आप देखो हमें पता है F बराबर होता है आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र, परीक्षण आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। तो देखो विद्युत क्षेत्र कौन सा है E2 और अल्पांश का आवेश कितना है dq, तो इस अल्पांश पर लगने वाला अल्प बल कितना होगा dF बराबर आवेश dq इंटू विद्युत क्षेत्र E2, समीकरण नंबर 2। ओके, तो अल्पांश पर लगने वाला बल dF बराबर होगा dq इंटू E2, जहां dq क्या है सिग्मा इंटू ds और सिग्मा क्या है इस चालक का पृष्ठीयावेश घनत्व, dq अल्पांश का आवेश और ds जो हमने अल्पांश माना है उस अल्पांश का क्षेत्रफल है। ठीक है, अच्छा dF यहाँ पर इस अल्पांश पर E2 विद्युत क्षेत्र में लगने वाला विद्युत बल है। क्लियर। इसके बाद अब हमें यदि dF निकालना है ना तो E2 का मान निकालना होगा, क्योंकि dq तो हमने निकाल लिया है सिग्मा इंटू ds। अब E2 निकालने के लिए मैं इस चालक पर दो बिंदु लेता हूँ। देखो एक बिंदु मैंने लिया है P बिंदु पर, एक बिंदु लिया है P इस चालक के भीतर और दूसरा बिंदु मैंने लिया है Q इस चालक के बाहर। ठीक है, हमें पता है देखो किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है 0, सही है, और किसी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 है, इसका मतलब है कि P बिंदु पर जितने भी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र है ना उन सभी आवेशों के विद्युत क्षेत्रों का परिणाम में विद्युत क्षेत्र शून्य है। मतलब यदि मैं अल्पांश की बात करूंगा तो अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र E1 वो इस तरफ होगा, अल्पांश से दूर की ओर। देखो ये धनावेशित है ना अल्पांश, तो इससे दूर की ओर मतलब इधर E1 की दिशा इस अल्पांश से दूर की ओर होगी, जबकि शेष बचे हुए भाग के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी शेष बचे हुए भाग से दूर की ओर मतलब इस तरफ होगी। ओके, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इधर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें पता है P बिंदु अंदर है तो EP बराबर क्या होगा 0, और EP बराबर किसके है E1 माइनस E2 के है। ओके, तो E1 माइनस E2 बराबर 0 है, तो यहाँ से E1 बराबर किसके आ गया है E2 के आ गया है। समीकरण नंबर इसको मैं मार्क करूंगा 3। ठीक है, तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 लिया है, इससे हमें E1 बराबर E2 प्राप्त हो गया है। मतलब अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र और शेष बचे हुए भाग के कारण विद्युत क्षेत्र दोनों परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत है। जबकि यदि Q बिंदु की बात करता हूं तो Q बिंदु पर यानी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होता है। Q बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र किस के कारण से है, तो इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना माना हुआ है हमने E1, तो E1 की दिशा होगी अल्पांश से दूर, आवेश से दूर की ओर, मतलब इस बिंदु पर दूर मतलब इधर। ओके, और शेष बचे हुए भाग से भी दूर की ओर मतलब E2 की दिशा भी इसी तरफ होगी। मतलब Q बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 और E2 के योग के बराबर होगी, क्योंकि E1 और E2 Q बिंदु पर एक ही दिशा में है। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा आप देखें EQ बराबर E1 प्लस E2, और ये बराबर किसके है सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 के बराबर है। हमें पता है समीकरण 3 से E1 बराबर E2 है ना, तो E1 की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ E2 लिख सकता हूँ, तो E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से 2E2 बराबर आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, तो यहाँ से E2 बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 3। ओके, हमें क्या निकालना था DF, और DF निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिए था E2 का। क्या हमने E2 का मान प्राप्त किया क्या? यस, E2 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 हमने प्राप्त कर लिया है। अब हमें बस सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर E2 का मान रखना है। देखो ये समीकरण नंबर 4 और ये वाले 5, हमें बस अब यहाँ से E2 का मान रखना है। तो देखो यदि मैं इधर मान रखता हूँ E2 का तो क्या आ जाएगा, देखो DF बराबर DQ इंटू E2 का मान क्या है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब मैं इसको इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से DF बराबर आ जाएगा, मैं अभी यहाँ पे DQ का भी मान रख सकता हूँ, तो सिग्मा इंटू DS
इंटू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो df बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 यहाँ पर आ जाएगा इंटू ds। ओके, तो ये तो अल्पांश पर लगने वाला बल आ गया। किस पर लगने वाला बल आ गया? अल्पांश पर लगने वाला बल हमने प्राप्त किया। df बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ds। समीकरण नंबर 6 मार्क कर लेता हूँ। संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल कितना होगा? संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल निकालना है तो हमें इसका क्या करना होगा? समाकलन। और समाकलन करेंगे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 नियत है, समाकलन ds आ जाएगा। तो f बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 समाकलन ds। तो किसी आवेशी चालक की सतह पर विद्युत बल चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर लगता है और उसका परिमाण कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 समाकलन ds। अब ds की वैल्यू अलग अलग निकायों के लिए अलग अलग हो सकती है। यदि गोला है तो उसके लिए 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गोले के लिए, यदि गोलीय चालक होता, चालक कैसा होता है? यदि गोलीय चालक होता तो हम लिख सकते थे f बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जहाँ r गोले की त्रिज्या है। तो अलग अलग निकायों के लिए समाकलन ds का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। यहाँ पर सिग्मा क्या है? चालक की सतह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है, एप्सिलॉन 0 नियतांक है और समाकलन ds अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग रहेगा। सही, तो किसी भी आवेशी चालक की सतह पर विद्युत बल का परिमाण, देखो चालक पर आवेश कहाँ होता है? उसकी बाहरी सतह पर होता है, और बाहरी सतह पर है तो विद्युत बल कितना लगेगा? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 समाकलन ds। ठीक है, अब चालक के जैसा आवेश वितरण जिस जिस निकाय का होगा उन सबके सतह पर भी बल इतना ही लगेगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 समाकलन ds। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, गोलीय कोष की यदि मैं बात करूं, गोलीय कोष भले ही चालक हो या अचालक हो, गोलीय कोष पर आवेश, क्योंकि अंदर से खोखला होता है, सारा बस आवेश सतह सतह पर ही होता है, तो गोलीय कोष पर भी बल कहाँ लगता है? गोलीय कोष की सतह के बाहर की ओर लगेगा, चाहे वो चालक हो या फिर अचालक हो। आवेशित गुब्बारे की बात करता हूँ, आवेशित गुब्बारे की बात करता हूँ, तो आवेशित गुब्बारे पर भी, क्योंकि वो अंदर से खोखला होता है, ओके, उसके भी आवेश यदि होगा तो कहां पर होगा? केवल सतह सतह पर होगा। तो आवेशित गुब्बारे पर भी विद्युत बल किधर लगेगा? उसके सतह पर ही लगेगा। आवेशित बुलबुले की बात करता हूं, आवेशित बुलबुले की बात करता हूं तो उस पर भी आवेश कहां पर होता है? सतह सतह पर ही वितरित होता है, इसलिए बुलबुले पर भी बल किधर लगेगा? लंबवत बाहर की ओर ही लगेगा। ओके, और यही कारण है कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो साबुन के बुलबुले का आकार बढ़ता है, गुब्बारे को यदि आवेशित किया जाए तो गुब्बारे का साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है। सही है, मतलब कि किसी भी चालक को यदि हम लोग आवेशित कर देंगे तो चालक की सतह पर लंबवत बाहर की ओर एक बल लगेगा और उसकी कारण चालक की सतह बाहर की ओर फैलने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो आप लोगों से कोई पूछे कि किसी भी गुब्बारे को आवेशित करने पर क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए उसका आकार बढ़ जाएगा। और अब आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि गुब्बारे को आवेशित करने पर उसकी सतह पर लंबवत बाहर की ओर विद्युत बल लगता है, उसके कारण गुब्बारा फूल जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न ये भी बन सकता है, यहाँ पर मैंने चालक को कैसा आवेशित किया है? धनावेशित किया है। यदि मैं चालक को ऋणावेशित कर दूं तो आकार में वृद्धि होगी या कमी? बिल्कुल आंसर यही होना चाहिए, आकार में वृद्धि ही होगी। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसको ऋणावेशित करता तो अल्पांश भी ऋणावेशित होता और शेष भाग भी ऋणावेशित होता, तो शेष भाग और अल्पांश सेम प्रकृति के ही आवेश होते। ओके, तो शेष बचा हुआ भाग इस अल्पांश पर प्रतिकर्षण बल ही लगाता। तो ऋणावेशित करने पर भी गुब्बारे या फिर चालक की सतह पर बाहर की ओर ही बल लगता, तो आकार में वृद्धि ही होती। ठीक है, तो ये था हमारा आवेशी चालक की सतह पर विद्युत बल। और न केवल हमने आवेशी चालक की सतह पर विद्युत बल देखा, हम कह सकते हैं हमने आवेशित बुलबुले की सतह पर भी विद्युत बल का अंदाजा लगाया है, आवेशित गोलीय कोष पर भी विद्युत बल का पता लगाया है, और आवेशित गुब्बारे पर भी विद्युत बल का हमने वैल्यू फाइंड किया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अप्रोच यूज करी।
ओके, अब हम लोग एक टर्म और ज्ञात कर सकते हैं जिसका क्या नाम है, विद्युत दाब। विद्युत दाब, विद्युत दाब क्या होता है, विद्युत बल बटा क्षेत्रफल। विद्युत बल बटा क्षेत्रफल। विद्युत, ये जो विद्युत बल है वो चालक की सतह के लंबवत लग रहा है, तो चालक की सतह का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विद्युत दाब को मैं P से लिख लेता हूँ। ओके, dF बाय ds लिख सकता हूँ, dF बाय ds, P बराबर dF बाय ds। इसे मैं समीकरण 1 मार्क कर लेता हूँ। dF का वैल्यू हमने क्या निकाला, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ds, और ये ds और भी नीचे है, ds से ds कैंसिल हो जाएगा, तो विद्युत दाब का मान Pe बराबर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो किसी भी चालक की सतह पर विद्युत दाब चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर लगता है। आवेशित गुब्बारे पर भी विद्युत दाब आवेशित गुब्बारे की सतह के लंबवत बाहर की ओर लगता है। ओके, तो आई होप कि आपको विद्युत दाब, विद्युत बल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, नया टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र में संचित विद्युत ऊर्जा। ओके, विद्युत ऊर्जा, ओके, अब हमारा नया टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र में संचित विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है विद्युत क्षेत्र में और कितनी होती है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या लेता हूँ, एक आवेशित चालक गोला ले लेता हूँ वापस से। आवेशित चालक गोला लिया है यहाँ पर, ठीक है। इस आवेशित चालक गोले का केंद्र O है और त्रिज्या R है, हमें पता है। और इस पर आवेश कितना है, सपोज इस पर कितना आवेश है, Q आवेश है। तो हमें पता है इस आवेशित चालक गोले के कारण बाहर तो विद्युत क्षेत्र होता है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है ES बराबर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। मतलब कि कहना क्या चाहता हूं कि आवेशित चालक गोले के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, आवेशित गोले के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। ओके, ये जो डॉट डॉट लगाया है ये मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि यही इसी में विद्युत क्षेत्र है, पर मैंने बस थोड़ा आइडिया देने के लिए डॉट डॉट लाइंस बनाई है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि इस चालक गोले के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा है, ये कहां से आएगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, यदि ये चालक गोला है, आवेशित चालक गोला है, तो इसकी सतह पर, सतह के लंबवत बाहर की ओर बल लगता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया विद्युत बल लगता है सतह के लंबवत बाहर की ओर, सतह के लंबवत बाहर की ओर विद्युत बल लगता है। क्लियर है। यदि मैं इस गोले के आकार को घटाने की कोशिश करूं, यदि मैं इस गोले के आकार को घटाने की कोशिश करूं, ये जो मैंने छायांकित भाग किया है, मान लो कि मैंने इसके आकार को इतना कम कर दिया है, सही है, इसके आकार को इतना कम कर दिया है, तो देखो विद्युत बल लग रहा है किधर, बाहर की ओर, और यदि मैं इसके आकार को कम करना चाहता हूं तो मुझे इस विद्युत बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और यही विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही किसके रूप में संचित होता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो मैं कह सकता हूं विद्युत क्षेत्र में चालक का आकार घटाने के लिए तो मैं कह सकता हूं आवेशित चालक का आकार घटाने के लिए, या अब देखो दूसरी बात भी समझने का प्रयास करें, या क्या कहना चाहता हूं, देखो मान लो पहले विद्युत क्षेत्र यहां तक था, ओके, तो पहले विद्युत क्षेत्र इतने भाग में था जिसको मैंने छायांकित किया है, बस विद्युत क्षेत्र कितने भाग में था, यहां तक था विद्युत क्षेत्र, सही है। यदि ये चालक पहले इतना बड़ा था तो विद्युत क्षेत्र बस इतना था। मैं इसके आकार को घटा देता हूं, तो क्या इसके चारों ओर, चालक के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है वो बढ़ गया क्या,
ओके, चालक का आकार घटा तो जो इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र पहले इतने में था अब ज्यादा में आ गया है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूं कि आवेशी चालक का आकार घटाने के लिए या विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ाने के लिए, विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ाने के लिए विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, विरुद्ध किया गया कार्य ही किसके रूप में संचित होता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यदि हमें विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है, U ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें W ज्ञात करना होगा, कार्य ज्ञात करना होगा। आवेशी चालक का आकार घटाने के लिए या विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ाने के लिए विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होती है। तो U बराबर W, समीकरण नंबर में मार्क कर लेता हूं 1। अब हमें कार्य ज्ञात करना है तो मैं इधर अब इसी चित्र में दिखाऊंगा। ओके, तो मान लो कि मैंने इसकी त्रिज्या में कितनी कमी करी, डेल्टा आर की कमी कर दी या डी आर की कमी कर दी। त्रिज्या में कितनी कमी कर दी मैंने, त्रिज्या में कमी कर दी है मैंने डी आर की, डी कैपिटल आर, सही है, डी आर की कमी कर दी मैंने। ओके, तो सपोज अल्प कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो आकार में जो कमी है, त्रिज्या में जो कमी है, वही विस्थापन हो रहा है इसका, तो F इंटू डी आर लिख सकता हूं। तो डी डब्ल्यू बराबर, अब F क्या होगा यहाँ पर, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 समाकलन ds। हमें पता है विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो जो विद्युत बल का परिमाण है वही बाह्य बल का परिमाण होना चाहिए। तो F की जगह सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 समाकलन ds इंटू डी आर। क्या हमने ये गोला लिया है क्या, यस। तो इधर मैं लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 और समाकलन ds है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल, सही है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, अल्प कार्य आ गया। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं डी डब्ल्यू बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू, देखो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये क्या देगा अपने को, आयतन में परिवर्तन देगा। ये क्या देगा अपने को, आयतन में परिवर्तन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डीवी। डीवी क्या है इधर, आयतन में परिवर्तन। देखो त्रिज्या पहले कितनी थी, पहले त्रिज्या थी r, अब त्रिज्या घटकर कितनी हो गई है, अब त्रिज्या हो गई है कितनी, r माइनस डी आर। तो परिवर्तन कितना हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर का, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डीवी लिख सकता हूँ। क्लियर है। तो ये समीकरण नंबर 2। ये तो अल्प कार्य आ गया। संपूर्ण कार्य ज्ञात करने के लिए इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो W बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 समाकलन डीवी। ओके, तो विद्युत क्षेत्र में संचित विद्युत ऊर्जा होती है W, अर्थात U बराबर सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 समाकलन dV। ओके, हम लोगों को एक चीज और भी ज्ञात करनी होती है, एक बात और भी ज्ञात करनी होती है, क्या, ऊर्जा घनत्व। हमें एक चीज और भी ज्ञात करनी होती है, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा बटा आयतन, ऊर्जा बटा आयतन, ठीक है। तो ये तो रही ऊर्जा, ठीक है। यदि मैं U बटा समाकलन dV कर देता हूं तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊर्जा घनत्व मिल जाएगा। तो U ऊर्जा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो विद्युत क्षेत्र में संचित विद्युत ऊर्जा तो होगी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 समाकलन dV, और ऊर्जा घनत्व कितना होगा, स्मॉल u से लिख रहा हूं सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0। ओके, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने विद्युत बल, विद्युत दाब और विद्युत ऊर्जा घनत्व और विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।